हाय व्यूअर्स। आज मैं आपको मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया उपन्यास वरदान सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये उपन्यास। विरजन ने कहा, चाची कैसा जी है, कहीं दर्द तो नहीं है? सुदामा ने कहा, नहीं बेटी, दर्द कहीं नहीं है। अब मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। भैया कहाँ हैं? विरजन ने कहा, वह तो मेरे घर पर हैं, बहुत रो रहे हैं। सुदामा ने कहा, तुम जाओ उसके साथ खेलो। अब मैं बहुत अच्छी हूँ। अब ये बातें हो ही रही थी कि सुशीला का आगमन हुआ। उसे सुदामा से मिलने की तो बहुत दिनों से उत्कंठा हो रही थी, पर कोई अवसर न मिलता था। इस समय वह सांत्वना देने के बहाने आ पहुंची। विरजन ने अपनी माँ को देखा तो उछल पड़ी और ताली बजा बजा कर कहने लगी, माँ आई, माँ आई। दोनों स्त्रियों में शिष्टाचार की बातें होने लगीं। बातों बातों में दीपक जल उठा। किसी को ध्यान भी ना हुआ कि प्रताप कहाँ है। थोड़ी देर तक तो वह द्वार पर खड़ा रोता रहा, फिर झटपट आंखें पोंछकर डॉक्टर किचलू के घर की ओर लपकता हुआ चला। डॉक्टर साहब मुंशी सालिग्राम के मित्रों में से थे। जब कभी काम पड़ता तो वे ही बुलाए जाते थे। प्रताप को केवल इतना विदित था कि वे वरना नदी के किनारे लाल बंगले में रहते हैं। उसे अब तक अपने मोहल्ले से बाहर निकलने का कभी अवसर नहीं मिला था, पर उस समय मातृभक्ति के वेग से उद्विग्न होने के कारण उसे इन रुकावटों का भी ध्यान नहीं हुआ। घर से निकलकर बाजार में आया और एक इक्केवान से बोला, लाल बंगले चलोगे? लाल बंगला प्रसिद्ध स्थान था। इक्कावान तैयार हो गया। 8 बजते बजते डॉक्टर साहब की फिटन स्वामा के द्वार पर पहुंची। यहाँ इस समय चारों ओर उसकी खोज हो रही थी कि अचानक वह सब एक पैर से दौड़ता हुआ अंदर आया और बोला, पर्दा करो, डॉक्टर साहब आते हैं। सुवामा और सुशीला दोनों चौंक पड़ी, समझ गईं यह डॉक्टर साहब को बुलाने गया था। सुवामा ने प्रेम भक्ति से उसे गोद में बैठा लिया और नेत्रों में आंसू भरकर पूछा, क्या अकेले ही चले गए थे? तुम्हें कैसे मालूम हुआ? डर नहीं लगा? हमको बताया भी नहीं और यूं ही चले गए। तुम खो जाते तो मैं क्या करती? ऐसा लाल कहाँ पाती? यह कहकर उसने बेटे को बार बार चूम लिया। प्रताप इतना प्रसन्न था मानो परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। थोड़ी देर में पर्दा हुआ और डॉक्टर साहब आए। उन्होंने सुबामा की नाड़ी देख और सांत्वना दी। वे बोले, मैं औषधि साथ लेकर आया था। उसे पिलाने की सम्मति देकर वे 9 बजे बंगले को लौट गए, पर जीर्ण ज्वर था, इसलिए पूरे मास भर सुबामा को कड़वी कड़वी दवाइयाँ खानी पड़ी। डॉक्टर साहब दोनों वक्त आते और ऐसी कृपा और ध्यान रखते मानो सुबामा उनकी बहन है। एक बार सुबामा ने डरते डरते फीस के रुपए एक पात्र में रख कर सामने रखे, पर डॉक्टर साहब ने उन्हें हाथ तक नहीं लगाया। केवल इतना कहा, इन्हें मेरी ओर से प्रताप को दे दीजिएगा, वह पैदल स्कूल जाता है, पैर गाड़ी ले लेगा। विरजन और उसकी माँ दोनों सुदामा की शुश्रूषा के लिए उपस्थित रहती। माँ चाहे विलम्ब भी कर जाए, पर विरजन वहां से एक क्षण के लिए भी न टलती। दवा पिलाती, पान देती। जब सुदामा का जी अच्छा होता तो वह भोली भाली बातों द्वारा उसका मन बहलाती। खेलना कूदना सब छूट गया। जब सुदामा बहुत हट करती तो प्रताप के संग बाग में खेलने चली जाती। दीपक जलते ही फिर आ बैठती और जब तक नींद के मारे झुक झुक न पड़ती, वहां से उठने का नाम न लेती। नहीं तो वह यहीं सो जाती। रात को नौकर गोद में उठाकर घर ले जाता। न जाने उसे कौन सी धुन सवार हो गई थी। एक दिन व्रज रानी सुवामा के सिरहाने बैठी पंखा झल रही थी। न जाने किस ध्यान में मग्न थी। आंखें दीवार की ओर लगी हुई थी। जिस प्रकार वृक्षों पर कौमुदी लहराती है, उसी भांति भीनी भीनी मुस्कान उसके अधरों पर लहरा रही थी। उसे कुछ भी ध्यान न था कि चाची मेरी ओर देख रही हैं। अचानक उसके हाथ से पंखा छूट पड़ा। ज्यों ही वह उसको उठाने के लिए झुकी कि सुदामा ने उसे गले लगा लिया और पुचकार कर पूछा, विरजन, सच कहो, तुम अभी क्या सोच रही थी? विरजन ने माथा झुका लिया और कुछ लज्जित होकर कहा, कुछ नहीं, तुमको ना बताऊंगी। सुदामा ने कहा, मेरी अच्छी विरजन, बता दो क्या सोचती थी? विरजन थोड़ा शर्माते हुए सोचती है कि जाओ हंसो मत, नहीं बताऊंगी। सुदामा, अच्छा ले, नहीं हंसूंगी, बताओ। ले, यही तो अच्छा नहीं लगता, फिर मैं आंखें मूंद लूंगी। विरजन ने कहा, किसी से कहोगी तो नहीं? सुदामा ने कहा, नहीं, किसी से नहीं कहूंगी। विरजन सोचती थी कि जब प्रताप से मेरा विवाह हो जाएगा तब बड़े आनंद से रहूंगी। सुदामा ने उसे छाती से लगा लिया और कहा, बेटी वह तो तेरा भाई है। विरजन ने कहा, हाँ भाई है, मैं जान गई, तुम मुझे बहू नहीं बनाओगी? सुदामा ने कहा, आज लल्लू को आने दो, उससे पूछूं, देखूं क्या कहता है। विरजन ने कहा, नहीं नहीं, उससे ना कहना, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। सुदामा ने कहा, मैं तो कह दूंगी। विरजन ने कहा, तुम्हें हमारी कसम, उनसे ना कहना। दिन जाते देर नहीं लगती। 2 वर्ष व्यतीत हो गए। पंडित मोटेराम नित्य प्रातःकाल आते और सिद्धांत कौमुदी पढ़ाते, पर अब उनका केवल आना नियम पालने हेतु ही था, क्योंकि इस पुस्तक के पढ़ने में अब विरजन का जी नहीं लगता था।
एक दिन मुंशी जी इंजीनियर के दफ्तर से आए। कमरे में बैठे थे। नौकर जूते का फीता खोल रहा था कि रधिया मेहरी मुस्कुराती हुई घर में से निकली और उनके हाथ में मुहर छाप लगा हुआ लिफाफा रख मुंह फेर हंसने लगी। सरनाम पर लिखा हुआ था, श्रीमान बाबा साहब की सेवा में प्राप्त हो। मुंशी जी ने कहा, अरे तू किसका लिफाफा ले आई? यह मेरा नहीं है। मेहरी ने कहा, सरकार ही का तो है, खोलें तो आप। मुंशी जी ने कहा, किसने दिया? कोई आदमी बाहर से आया था। मेहरी मुस्कुराती हुई बोली, आप खोलेंगे तो पता चल जाएगा। मुंशी जी ने विस्मित होकर लिफाफा खोला। उसमें जो पत्र निकला उसमें कुछ ऐसा लिखा था, बाबा को वर्जन का प्रणाम और पालगन पहुँचे। यहाँ आपकी कृपा से कुशल मंगल है। आपका कुशल श्री विश्वनाथ जी से सदा मनाया करती हूँ। मैंने प्रताप से भाषा सीख ली। वे स्कूल से आकर संध्या को मुझे नृत्य पढ़ाते हैं। अब आप हमारे लिए अच्छी अच्छी पुस्तकें लाइए, क्योंकि पढ़ना ही जीवन का सुख है और विद्या अमूल्य वस्तु है। वेद पुराण में इसका महात्म्य लिखा है। मनुष्य को चाहिए कि विद्या धन तन मन से एकत्र करें। विद्या से सब दुख दूर हो जाते हैं। मैंने कल बेताल पच्चीसी की कहानी चाची को सुनाई थी। उन्होंने मुझे एक सुंदर गुड़िया पुरस्कार में दी है, बहुत अच्छी है। मैं उसका विवाह करूंगी, तब आपसे रुपए लूंगी। मैं अब पंडित जी से ना पढ़ूंगी। माँ नहीं जानती कि मैं भाषा पढ़ती हूँ। आपकी प्यारी विरजन। प्रशस्ति देखते ही मुंशी जी के अंतःकरण में गुदगुदी होने लगी। फिर तो उन्होंने एक ही सांस में सारी चिट्ठी पढ़ डाली। मारे आनंद के हंसते हुए नंगे पांव अंदर दौड़े, प्रताप को गोद में उठा लिया और फिर दोनों बच्चों का हाथ पकड़े हुए सुशीला के पास गए। उसे चिट्ठी दिखाकर कहा, वो जो किसकी चिट्ठी है? सुशीला ने कहा, लाओ हाथ में दो, देखूं। मुंशी जी ने कहा, नहीं, वहीं से बैठी बैठी बताओ, जल्दी। सुशीला बोली, वो जाऊं तो क्या दोगे? मुंशी जी ने कहा, 10 रुपये दूध के धोए हुए। सुशीला ने कहा, पहले रुपए निकाल कर रख दो, नहीं तो मुकर जाओगे। मुंशी जी ने कहा, ऐसी क्या बात करती हो, अभी रुपए लो। ऐसा कोई टटपुजिया समझ लिया है। यह कहकर 10 रुपये का नोट जेब से निकाल कर दिखाया। सुशीला ने कहा, कितने का नोट है? मुंशी जी ने कहा, 10 रुपये का। हाथ में लेकर देख लो। सुशीला ने कहा, ले लूंगी, कह देती हूँ। मुंशी जी ने कहा, हाँ हाँ ले लेना, पहले बताओ तो सही। सुशीला ने कहा, लल्लू का है। लाइए नोट, अब मैं नहीं मानूंगी। यह कहकर वह उठी और मुंशी जी का हाथ थाम लिया। मुंशी जी ने कहा, ऐसी क्या डकैती है, नोट छीन लेती हो? सुशीला ने कहा, वचन नहीं दिया था, अभी से विचलने लगे। मुंशी जी ने कहा, तुमने बुझा भी सर्वथा भ्रम में पड़ गई। सुशीला ने कहा, चलो चलो, बहाना करते हो, नोट हड़पने की इच्छा है। क्यों लल्लू, तुम्हारी ही चिट्ठी है ना? प्रताप नीची दृष्टि से मुंशी जी की ओर देखकर बोला, मैंने कहाँ लिखी? मुंशी जी ने कहा, शर्म करो। सुशीला ने कहा, वह झूठ बोलता है, उसी की चिट्ठी है, तुम लोग गांठ कर आए हो। प्रताप ने कहा, मेरी चिट्ठी नहीं है, सच विरजन ने लिखी है। सुशीला चकित होकर बोली, विरजन की? फिर उसने दौड़कर पति के हाथ से चिट्ठी छीन ली और भौचक्की होकर उसे देखने लगी, पर अब भी विश्वास न आया। विरजन से पूछा, क्यों बेटी, यह तुम्हारी लिखी है? विरजन ने सिर झुकाकर कहा, हाँ। यह सुनते ही माँ ने उसे गले से लगा लिया। अब आज से विरजन की यह दशा हो गई कि जब देखिए लेखनी लिए हुए पन्ने काले कर रही है। घर के धंधों से तो उसे पहले ही कुछ प्रयोजन ना था, लिखने का आना सोने पे सुहागा हो गया। माँ उसकी तल्लीनता देख देख कर प्रमोदित होती, पिता हर्ष से फूला न समाता, नित्य नवीन पुस्तकें लाता कि विरजन सयानी होगी तो पढ़ेगी। अगर कभी वह अपने पाँव धो लेती या भोजन करके अपनी ही हाथ धोने लगती तो माता मेहरियों पर बहुत क्रोधित होती। आंखें फूट गई हैं, चर्बी छा गई है, वह अपने हाथ से पानी उड़ेल रही है और तुम मुंह ताकती रहती हो। इसी प्रकार काल बीतता चला गया। विरजन का 12वां वर्ष पूर्ण हुआ, पर अभी तक उसे चावल उबालना तक नहीं आता था। चूल्हे के सामने बैठने का कभी अवसर ही नहीं आया। सुदामा ने एक दिन उसकी माँ से कहा, बहन, विरजन सयानी हुई, क्या कुछ गुण ढंग न सिखाओगी? सुशीला ने कहा, क्या कहूँ, जी चाहता है कि लग्गा लगाऊं, पर कुछ सोच कर रुक जाती हूँ। सुदामा ने कहा, क्या सोच कर रुक जाती हो? सुशीला ने कहा, कुछ नहीं, आलस आ जाता है। सुदामा ने कहा, तो यह काम मुझे सौंप दो। भोजन बनाना स्त्रियों के लिए सबसे आवश्यक बात है। सुशीला ने कहा, अभी चूल्हे के सामने उससे बैठा नहीं जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।